स्वागत है साथियों आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार चर्चा कर रहे हैं हम बेटा यहाँ पर ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो अरिहंत की तरफ से आपके लिए बेहतरीन एक श्रृंखला चलाई जा रही है, उसमें है आपका स्वागत। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, वो भूगोल पर कर रहे हैं। भूगोल मतलब पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो सीरीज चलाई जा रही है, उसी के नाम से अरिहंत के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल। इस बुक की खासियत यह है कि आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम विगत वर्ष में जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। मन में आ रहा होगा कि कब से लिए गए हैं, कितने समय के पुराने प्रश्न मिलेंगे। तो विगत वर्ष की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर स्पष्ट है कि 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को यहां किया गया है शामिल। बुक की खासियत की बात करें तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है। हर प्रश्न का हर टॉपिक से उसको लिया गया है। टॉपिकल मिनिमम प्रश्नों को लिया गया, अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया गया है, सॉरी। और 100% एरर, इसमें एरर बिल्कुल भी नहीं है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्रश्न लिया गया है और 4500 प्लस प्रश्न लिए गए हैं विगत वर्ष के, जो आपको सहायता पहुंचाएंगे प्रीलिम्स में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अच्छा, दूसरी बात कि सिर्फ यही एक बुक है, नहीं, ये एक बुक नहीं है। भारतीय इतिहास भी है, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल भी है, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और यह हमने सामान्य विज्ञान की, ये सभी बुक आपको मार्केट से मिल जाएंगी। तो अगर आप करना चाहते हैं प्रीलिम्स की, अरिहंत की तरफ से बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, और इसमें आईएएस राज्य पीसीएस के भूगोल एवं विश्व के भूगोल के सभी प्रश्न इसमें हैं। इस बुक को आप नजदीक के बुक स्टोर से ले सकते हैं या आप ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। जहां पर हमने कल क्वेश्चन टॉपिक छोड़ा था, उसके आगे लेके चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है बलन, भ्रंशन, अपक्षय और अपर्दन। ये होते क्या है, पहले हम इन बिंदुओं को समझेंगे, इन पॉइंट को समझेंगे कि ये पॉइंट क्या कहते हैं। देखिए, बलन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंतर्गत जो बलों से रिलेटेड होते हैं, जो क्षैतिज संरचना के तौर पर जो फोर्स काम करते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ या बलन को कहा जाता है बलन। मतलब इस तरह की जो संरचना बनेगी उसको इसके अंतर्गत रहा जाएगा। जैसे देखा होगा कि पानी में अगर हम पत्थर फेंक के मारेंगे तो वो जो लहरें से जो बनती हैं, वो लहरों के तहत इनको माना जाएगा। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। कि पर्वतों की अगर उत्पत्ति की बात करें तो पर्वतों की उत्पत्ति के अंतर्गत हम इसको मानेंगे, क्योंकि ये इस तरह की एक संरचना बनेगी और यही संरचना मानी जाती है कि पर्वतों के दायरे में आती है। दूसरा, बलन के अगर प्रकार की बात करें, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में आता है प्रश्न कि बलन के प्रकार बताइए कि प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं वह प्रकार। तो पहला है सम्मिलित बलन, दूसरा असमित बलन, एक दिग्नत बलन, समतन बलन, परिवलित बलन, वाह्य उत्क्रम बलन या पंखा बलन या ग्रीवखंड बलन के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो बलन के बाद आता है भ्रंश। भ्रंश क्या होता है, पृथ्वी पर मान लेते हैं ये कोई एक चट्टान है, और भ्रंश का मतलब होता है अचानक चीज का बैठ जाना, पृथ्वी पर जमीन पर जो भूभाग होता है उसका नीचे बैठ जाना। तो अगर कोई भूभाग अचानक से नीचे बैठ जाता है तो वो भ्रंश कहलाता है। और बलन की बात करें, मतलब बलित की बात करें, तो बलन पर्वत के तौर पर जाना जाता है। तो पिछली बात की अगर हम बात करें कि बलन शब्द अगर आएगा तो बलन का लिंक जो होगा पर्वतों से होगा, लेकिन जैसे बोला जाता है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक बलन पर्वत है, बलित पर्वत के नाम से उसको संबोधित किया जाता। तो पृथ्वी पर जितने भी नवीन पर्वत हैं, उन सभी नवीन पर्वतों के नाम के साथ हम बलन पर्वत या
बलित पर्वत के तौर पर इनको संबोधित कर सकते हैं। इसी तरह जब बात हो रही है भ्रंश की, तो भ्रंश का मतलब होता है कि चट्टान का नीचे बैठ जाना, वो जो हिस्सा कहलाएगा वह कहलाता है भ्रंश। भ्रंश के अंतर्गत वो आएगा। तो भ्रंश की अगर हम करेंगे बात, तो भ्रंश को अगर देखें, तो भ्रंश के अगर अंतर्गत देखें तो भ्रंश में एक पटल के सहारे चट्टान के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना, भाई एक चट्टान है और चट्टान के समानांतर जो चट्टान नीचे बैठ जाती है उसको क्या बोलेंगे, भ्रंश के तहत रखेंगे। दूसरा, संपीड़न और तनाव बल महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो फोर्स काम करता है वो फोर्स कौन सा कार्य करता है, संपीड़न के तहत इसमें फोर्स करता है आपका काम। अब दूसरी बात करेंगे कि भ्रंश के प्रकार कितने होते हैं। भ्रंश के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य भ्रंश और दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश या सोपानीय भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश मतलब जो इस तरह की संरचना बनी, व्युत्क्रम ऊपर नीचे जो संरचना बनती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। भ्रंश प्रक्रिया से निर्मित भू आकृतियां कौन सी होती हैं, जैसे भ्रंश घाटियां। तो भ्रंश घाटियां आपने पढ़ी होंगी, रैंप घाटियां पढ़ी होंगी या प्रसोत्त पर्वत या होस्ट पर्वत के अंतर्गत इनको जाना जाता है। तो हम इनके अंतर्गत भूभाग को देखेंगे तो भ्रंश घाटियां, रैंप घाटियां या अब भ्रंश घाटियां किसे कहा जाता है, जैसे कल की क्लास में मैंने एक चर्चा करी थी बेटा कि अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका को जब भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है तो इसमें कहा जाता है कि ये भ्रंश का जो भाग है ये भाग क्या हो जाएगा भविष्य में अलग। तो ये इस तरह की जो संरचना बनी इसे बी भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की जो संरचना बनती है बी टाइप की उसको नाम दिया जाएगा भ्रंश पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत या भ्रंश भूभाग के अंतर्गत उसको कहा जाएगा। अब आता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, भाई सैलों के स्वस्थान के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो इसके अंतर्गत, सैल जो समुद्र के अंदर है तो सैलों के स्थानक्षय या विघटन के द्वारा जो बनता है उसको अपक्षय या अपक्षयन के तौर पर जाना जाता है। भाई अपक्ष के अगर प्रकार की बात करेंगे तो इसके प्रकार भौतिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय कैसे हो, जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा बनेगा, जैसे ताप होगा, तुषार होगा, घर्षण होगा, दबाव होगा। जबकि रासायनिक की बात करें तो रासायनिक घोल के अंतर्गत जब बात बोली घोल तो शुरुआत में ही बताया कि इसका फोर्स ये ज्यादातर जो उत्पन्न होगा वो आपको समुद्र के अंतर्गत मिलेगा। तो एक होगा घोल, ऑक्सीकरण के द्वारा होगा, अपचयन के द्वारा होगा, कार्बोनीकरण के द्वारा होगा या जल योजन के द्वारा होगा। जबकि जैविक अपक्षय की बात करें तो वनस्पति गतिविधियां जो होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो वनस्पतिक अपक्षय कहलाएगा या मानवीय क्रिया, तो मानव की क्रियाओं के द्वारा या कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती, प्राकृतिक जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सभी की सभी इसके अंतर्गत आएंगी। अब बात आती है कि सर अपरदन किसे कहा जाता है। अपरदन को अगर देखें तो विघटित तथा वियोजित पदार्थों के अन्वयन या स्थानांतरण के द्वारा जो घटना घटती है उसको क्या बोला जाता है, अपरदन का रूप दिया जाता है। जबकि इनको अगर हम देखेंगे तो बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, किन किन कारकों के द्वारा ये बनती है, तो वो पहला कारक होता है बहता हुआ जल। तो बहते हुए जल के द्वारा जो संरचना बनेगी वो इसके अंतर्गत आएगी। या हम कह सकते हैं पवन भूमिगत जल होगा, सागरीय जल होगा, हिमनद से प्रभावित जो घटना घटती है पृथ्वी के भूभाग पर जो संरचना बनती है उसको अपरदन के तहत रखा जाता है। विभिन्न स्थल कृतियों के द्वारा जो विकास होता है उनको भी इस दायरे में रखा जाएगा। अच्छा, बात आती है कि अपरदन का वक्र कैसे बनता है। अगर इसके वक्र को देखें तो वक्र की अगर हम बात करेंगे तो समय के क्रम के विभिन्न अवस्थाओं का सम्मिलित रूप इसके अंतर्गत आता है। और सिद्धांत के प्रतिपादक WM डेविस के द्वारा लहरों, ज्वार भाटा और धाराओं या सुनामी लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन की संरचना बनती है, जिनकी चर्चा पिछली क्लास में बड़ी विस्तार से की गई है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है पिछली क्लास को जरूर देखेंगे ताकि ये जितने भी पॉइंट हैं, ज्वार भाटा, धारा, सुनामी और तटीय घटनाएं जितनी भी हैं जिनकी चर्चा पिछली क्लास में बड़ी विस्तार से की गई है, तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देखेंगे। यहां तक किसी को कोई हो डाउट तो वो पूछ सकता
लगता है और आगे लेके चलते हैं क्लास को। अब आया आपका पहला प्रश्न जो बिहार पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किस बच्चे का आएगा कि बलन क्रिया किसका परिणाम है। जो बलन क्रिया होती है वो किसके क्रिया के अंतर्गत आएगी। पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है बेटा महादेश जनक बल, भूक्षेपीय या कोरियोलिस बल के द्वारा, पर्वत निर्माणकारी बल होगा या वही जात बल के अंतर्गत आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका जरा बताएं कि सबसे पहला आंसर कौन सा इसका निकल कर आएगा। देखिए बेटा बात को जरा समझेंगे कि बलन की बात की जाए तो बलन पर्वत के तौर पर हम जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि जहां भी बलन शब्द आएगा सी, बिल्कुल बेटा रावत जी का आंसर बिल्कुल सही आया सी। तो बलन की बात करेंगे तो बिल्कुल सीधी बात, बलन का मतलब होता है पर्वत, बलन पर्वत के तौर पर जाना जाता है और इसको नवीन पर्वत के तौर पर जाना जाता है। तो भूगोल में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि ये पर्वत नवीन पर्वत है, लेकिन ये जरूर लिखा होता है कि ये पर्वत जो है नवीन की जगह शब्द लिखा होता है बलित पर्वत। तो बलित पर्वत के तौर पर हम इनका यूज करते हैं कि बलित पर्वत किसे कहा जाएगा। तो बलित पर्वत का मतलब होता है नवीन पर्वत, जैसे हमारे यहाँ हिमालय। तो हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय नवीन पर्वत के दायरे में आएगा। ठीक, और हैरी हेस सिद्धांत के तहत इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है, जिसको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के नाम पर जाना गया, जिसकी चर्चा कल की या पिछली क्लास में हमने की थी। अब जरा समझिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है रावत जी कि आंसर इसका क्या होगा सी, और बिल्कुल सही आंसर दिया। अब जरा समझो भाई, बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है कि पर्वतों के निर्माण की जो घटना होती है यह पर्वतों को इस नाम से संबोधित किया जाता है। कैसे नवीन, भाई क्षैतिज एवं स्पर्श रेखीय बलों के प्रभाव से भाई चट्टानों में दबाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप बलन की क्रिया होती है। बलन क्रिया के कारण पर्वत शिखरों और द्रोणियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरह की संरचना का निर्माण होता है। जर्मन भूवैज्ञानिक कोवर के अनुसार चट्टानों का कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण चट्टानों में जो बलन की क्रिया होती है पर्वत शिखरों की अवनति और गर्तों में अविनति या संबंधित क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर एक शब्द बोला गया गर्तों, तो एक होता है गर्त, और गर्तों में क्या जो जानते हैं समुद्र की गर्त क्या होता है, समुद्र के अंदर जो सबसे गहरा भाग होता है। तो एक संरचना तो ऐसी बनी और एक संरचना निचली जो बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, गर्त। जैसे मेरियाना गर्त की बात किया जाए जो फिलीपींस के अंतर्गत आती है। भाई अलग बलन क्रिया की गतिशीलता के कारण अनेक प्रकार के बलन का निर्माण होता है। बलन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पर्वतों का निर्माण होता है। ऐसे पर्वतों का पुरातन या नवीनतम बलित पर्वत के तौर पर जाना जाता है। ये पॉइंट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सबसे नीचे लिखा है कि बलित पर्वत के तौर पर जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन पिछले साल पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन सतत विकास के साथ इस शब्द को जोड़ के दिया गया था, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जल्दी से बताएंगे कि प्लैंक होगा, डेविस होगा, हडसन होगा या डल्टन होगा। तो जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर दें बेटा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो। सभी लोग आंसर देते चलेंगे, जी जल्दी से बताइए। देखो बात को जरा समझें भाई, अपर्दन चक्र की बात की जाए तो अपर्दन भाई संरचना, प्रक्रिया और समय के साथ जो ग्राफ बनता है उसी को बोला जाता है अपर्दन चक्र के तौर पर जाना जाता है। तो इसकी बात जो करते हैं WS डेविस के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही आंसर, डेविस के द्वारा ये अपर्दन चक्र दिया गया था। और ये किसके अंतर्गत बनता है, संरचना, प्रक्रिया और समय के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, आपका आंसर हुआ भी डेविस ने अपर्दन चक्र क्या करा था, परिवर्तित किया था।
इस चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक। तो दूसरी बात आई कि ये जो वैज्ञानिक हैं वो किस देश के हैं, तो वो देश कौन सा है, आपका अमेरिका, और उनका नाम है WM डेविस, जिन्होंने 1889 में किया गया था। जबकि जर्मन वैज्ञानिक पैंक के द्वारा 1924 में अपरदन चक्र की आलोचना की गई थी, कि जो वक्र चक्र जो इन्होंने बनाया था 1889 में, इसकी तीव्र आलोचना की गई। समुद्र तल के ऊपर उठते अपरदन उपरांत धरातल के किसी भाग पर होने वाली भौमिक के क्रमिक परिवर्तन को ही अपरदन चक्र के नाम से संबोधित किया जाता है, और अपक्षय चक्र या भौमिक चक्र के अंतर्गत वो कहलाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही और सटीक आंसर हुआ आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? ए होल्स होगा, WM डेविस होगा, SW उल्ट्रीज होगा, कोबर होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। बिहार PCS प्री 2022 का प्रश्न है। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या देगा। सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे, सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे कि सर इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आता है आंसर। जी, सभी लोग आंसर देते चलेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे, और जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भाई, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो संकल्पना की बात की जा रही है कि यह संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो अभी अभी चर्चा करी WM डेविस हैं, जिनके द्वारा ये बिल्कुल बी आंसर, रावत जी का आंसर बिल्कुल सही आया। सभी लोग आंसर देते चलेंगे। तो WM डेविस हैं जिन्होंने इसको ऊपर क्या करा था, संकल्पना को करा था प्रस्तुत, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, यह चक्र जो बनता है ये भी याद रख लेंगे, संरचना, प्रक्रिया और समय के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। ठीक, तो बिल्कुल बात क्लियर है, आपके साथ हैं, आपका आंसर है बी, बिल्कुल सही। भाई, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना WM डेविस ने प्रस्तुत की थी। डेविस के अनुसार 3 प्रमुख कारक होते हैं भाई, संरचना होता है, प्रक्रिया होता है और समय होता है, जो चक्र और स्थल रूप के विकसित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। भूभाग की संरचना डेविस के अपरदन चक्र का पहला कारक था, जिसकी बाद में क्या की गई, आलोचना की गई। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हिमाचल PCS प्री 2017 का प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सभी लोग आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जी, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने आया है 4, कि 4 का सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी चक्र डिस्कशन करा हमने कि अपरदन चक्र, और अपरदन चक्र की बात करें, देखिए रावत जी का आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर दें, बाकी बच्चे भी आंसर देते चलेंगे। तो बिल्कुल अभी अभी हमने चर्चा करी थी कि WM डेविस जो होंगे जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा ये। बहुत बढ़िया बेटा, तो समझ लीजिए, तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्योंकि काफी देर से हम इस पर बहुत विस्तार से डिस्कशन कर रहे हैं। यही खासियत है इस बुक की कि क्वेश्चन आपको यहीं का यहीं याद करा देंगे। ठीक, तो बात आती है सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना WM डेविस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भाई, डेविस के अपरदन चक्र सिद्धांत के अनुसार युवा अवस्था में नदियों में वेग में तीव्र ढाल में तीव्रता के कारण नदियों द्वारा तलीय कटाव की क्रिया घटित होती है, इससे गहरी घाटियों का विकास होता है। वे युवा अवस्था में अंततः घाटियों का सर्वाधिक गहरी होती चली जाती हैं, जिसके अंतर्गत इसका निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए तटीय अपरदन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने, लहरों के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा, धाराओं के द्वारा, या सुनामी लहरों के द्वारा। तो किसके द्वारा सर्वाधिक होता है? जल्दी से जवाब देंगे कि सर्वाधिक तटीय अपरदन, तटीय भाग का जो कटास होता है वो सर्वाधिक किसके द्वारा होगा? ऑप्शन आपके सामने है 4। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 5। जी, जल्दी से दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही और सटीक आंसर।
तो देखिए, अगर हम धाराओं की बात करें, सुनामी की बात करें, ज्वार भाटाओं की बात करें, तो सभी में एक पॉइंट निकल कर आता है कि भाई ज्वार भाटाओं में भी क्या आती है, समुद्र की लहरें आती हैं, सुनामी में भी क्या आता है, समुद्र की लहरें आती हैं। और धाराओं की बात करेंगे तो धाराओं में बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन वो सम्मिलित रूप से उनको क्या कहलाया जाता है, लहरों के तौर पर जाना जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ए होगा इसका सही और सटीक आंसर। ए आंसर होगा बेटा, ज्वार भाटा नहीं होगा, क्योंकि ज्वार भाटा हर स्थान पर नहीं आता। ज्वार भाटा जो आता है ज्यादातर क्षेत्र वो होते हैं, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में ज्वार भाटा जो आता है ओखा में आता है, जो गुजरात में है। गुजरात में है जहां पर ज्वार भाटा जो आता है लगभग 2.8 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। तो ये बात गलत है कि ज्वार भाटा सभी जगह नहीं आएगा। तो तटीय अपरदन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, लहरों के द्वारा होता है, क्योंकि लहरें सभी तट पर चलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल आपका आंसर हुआ ए। विश्व सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है, लहरों के द्वारा होता है। अब सागर के तटीय भाग पर सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन होता है, और इसके अंतर्गत सागरीय लहरें, धाराओं, सुनामी, ज्वार भाटा आदि के द्वारा किया गया अपरदन सम्मिलित होता है। भाई सागरीय अपरदन की जो क्रिया होती है वो अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा जल दबाव क्रिया के द्वारा होती है। तो यहां से ये भी याद रखेंगे कि यहां से एक क्वेश्चन और बना कि सागरीय अपरदन की क्रिया किनके द्वारा होती है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। यहां से प्रश्न बनता है कि कौन कौन से अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल दाब क्रिया के द्वारा सागरीय अपरदन की क्रिया होती है संपन्न। तो इसका सही आंसर फिलहाल हुआ ए। अगले प्रश्न का देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नदी बहता हुआ जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। कि स्थल कृतियों का जो निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत होता है। तो पहले इसको समझेंगे और फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड प्रश्नों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। ठीक है भाई, अपरदनात्मक स्थलक या आकृति की बात कर तो बी आकार की घाटी होती है। भाई बी आकार की घाटी, जैसे अभी मैंने आपके साथ अफ्रीका में चर्चा करी थी, तो अफ्रीका में भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। तो आपने अफ्रीका में देखेंगे तो यहां पर एक संरचना बनती है जिसको बी आकार की घटना कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टान इधर की तरफ और ये चट्टान एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी। जब एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो बी आकार की घाटी बनती है। जलप्रपात, जल गर्तिका, संरचनात्मक सोपान, जैसे उदाहरण की बात करें संप्रा मैदान, चिसापानी गार्ज या निर्माण काली नदी जो नेपाल में बहती है, ग्रैंड कैनियन जो अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ा जो विशाल खंड के अंतर्गत आता है, छिप्रिका अपरदन या निक्षेपण का परिमाण ये इनके अंतर्गत आता है। भाई गार्ज एवं कैनियन, अब गार्ज क्या होता है इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है गार्ज, क्योंकि ज्योग्राफी में दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है गार्ज, गॉर्ज कह सकते हैं, और एक शब्द आता है गर्त। दोनों में अलग अलग अर्थ होता है। दोनों के मीनिंग को समझने की जरूरत है कि दोनों में क्या अर्थ होता है। देखिए गर्त तो हम सभी जानते हैं। भाई गर्त क्या होता है कि जो पानी है, समुद्र का जो जल है, उस जल में जो सबसे जो गड्ढा होता है, भाई पानी के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनको बोला जाता है गर्त। और गर्त में अगर हम बात करेंगे तो फिलीपींस में मेरियाना गर्त जो है वो है विश्व का सबसे गहरा गर्त। अब बात आती है कि गॉर्ज किसे कहा जाता है। गॉर्ज की बात करेंगे तो चर्चा हम करेंगे सिंधु घाटी नदी की। सिंधु नदी की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी में अगर आप जाएंगे तो सिंधु नदी में विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बनता है। सबसे गहरा गॉर्ज अगर पूछा जाए तो वो कहां बनता है, सिंधु नदी में बनता है। अब उसका मतलब क्या होता है इसे समझें। देसी भाषा में बात करें, हम सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में आप ट्यूबवेल में जरूर गए होंगे, ट्यूबवेल में एक बार स्नान जरूर किया होगा। भाई ट्यूबवेल का जब पानी निकलता है तो वो जिस स्थान पर गिरता है, किसी कच्चे स्थान पर अगर हम पानी को गिराएंगे तो पानी जब वो गिरता है ऊपर से, तो गिरकर जिस स्थान पर वो गिरेगा
वहां एक बना लेता है गड्ढा और उसी गड्ढे को बोला जाता है गॉर्ज। तो यहां पर बात को समझेंगे तो पानी जब गिरता है किसी विशेष स्थान से नीचे, तो जिस स्थान पर गिरकर गड्ढा बनाएगा उसको क्या बोला जाता है? गॉर्ज बोला जाता है। और विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज कहां बनता है? सिंधु नदी पर बनता है। तो मैं मानता हूं यह शब्द समझ में आ गया होगा भाई। क्षिप्रिका, नदी विसर्प, नदी वेदिका या क्वेस्ट के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। आगे बात आती है निक्षेपणात्मक स्थल कृतियां, ये कौन कौन सी हैं इनको समझेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने, नमस्ते बेटा दीप सिंह, नमस्ते, पिछली अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि इनके रूप कितने होते हैं। तो एक था आपका जलोढ़ पंख होता है, बालू का पुलिन होता है, बाढ़ एवं मैदान या डेल्टा के द्वारा जो बनता है भाई। डेल्टा का जहां पर दो नदियां आकर मिलती हैं और बीच में मैदान का जो निर्माण करते हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल में जाएंगे वहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भाई नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन नील नदी भी याद रखेंगे, नील नदी भी कितनी है? दो नील नदी है, एक ब्लू नील नदी है और एक श्वेत नील नदी है। तो दोनों नदी की चर्चा विस्तार से हम जब महाद्वीप पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे। मिसिसिपी नदी जिसकी चर्चा हम बात करेंगे उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में, टाइवर नदी की चर्चा भी वहीं पर की जाएगी, ओव नदी की भी वहीं पर चर्चा की जाएगी। डेल्टा क्रमशः बात करेंगे तो चापाकार इसके अंतर्गत डेल्टा आएगा, पंचानुमा डेल्टा आएगा, अग्रवती डेल्टा आएगा, ज्वारधनमुखी डेल्टा इसके अंतर्गत आएगा। भाई नदी के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर निर्मित स्थल कृतियां क्रमशः, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके द्वारा जो संरचना बनी उसको क्षिप्रिकाएं या चाप झील या ज्वारधनमुखी के नाम से किया जाता है संबोधित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। भाई जलोढ़ शंकु इसके अंतर्गत आएगा और प्राकृतिक तटबंध जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान से पढ़ना, जब क्वेश्चन आंसर करूं तो हर बच्चे का आंसर आना जरूरी है और जरूर आना भी चाहिए। चलिए, अच्छा, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित, जो भूमिगत जल होता है उसके द्वारा जो संरचनाएं बनती हैं वो कौन कौन सी आएंगी, जरा इससे भी समझेंगे। भाई अपरदनात्मक स्थल स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसमें एक कहलाता है लैपिज, एक कहलाता है डोलाइन, एक कहलाता है कॉस्ट खिड़की, एक कहलाता है अंधी घाटी, एक कहलाता है घोलरंथ, युवाल, पोलजे या कंदरा के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। जबकि निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं स्टेलक्वाटाइट कहलाता है, कंदरा कहलाता है। जबकि कॉस्टर स्थल के अंतर्गत जो आएंगे वो चूना पत्थर क्षेत्र से निर्मित जो संरचना होंगी वो आएंगे, संधित शैल आएंगे, कॉस्ट स्थल कृतियों के झरनों के निर्माण की सामान्य घटना इसके अंतर्गत आएगी, जिसमें उदाहरण के तौर पर हम जो रख सकते हैं वो रख सकते हैं स्थल कृतियां घोल, जिनको रंध्र के नाम से या सिंह होल के नाम से भी इनको किया जाता है संबोधित। अब आते हैं सागरीय जल के द्वारा। भाई सागरीय जल के द्वारा जो भूभाग बनते हैं उनकी अगर हम बात करें तो अपरदन तो समझ में आ गया था पिछली क्लास में, ये अभी 2 मिनट पहले हमने चर्चा करी थी कि अपरदन क्या है। ठीक, तो इसमें तटीय क्लिप होगा, मेहराब के नाम से जाना जाता है, लघु निवेशिका के नाम से उनको जाना जाता है, जो तट पे जो तट का भाग कटता है, तटीय कंदरा कहलाता है या स्टेक के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। जबकि निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप जो होते हैं, जो सागरीय संरचना सागर के द्वारा, सागर के जल के द्वारा बनते हैं, उनको पुलिन कहा जाता है, शिफ्ट कहा जाता है, लूप कहा जाता है, रोधिका या हुक या टॉम्बलो संयोजक रोधिका के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। जबकि गुहा या तोरण, ये जो होता है ये आर्य काल के समय की बात है कि तोरण शब्द का प्रयोग आर्य में चर्चा की जाती थी, जिसकी चर्चा इतिहास में आप लोग करेंगे। भाई स्टेक स्तंभ तरंग की दृश्य भूमिका के अंतर्गत आता है, खांच जिसे नौच के नाम से संबोधित किया जाता है, तटीय मेहराब या मृगु क्लिप जो है तटीय अपरदन के लक्षण के अंतर्गत यहां पर ये आते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, हिमनद जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा जो बनते हैं उसमें एक होगा अपरदनात्मक। तो देखिए, एक तो संरचना बी आकार की बनी और यहाँ पर यू आकार की घाटी बन रही है, जरा ध्यान से समझेंगे। बी आकार की जो घाटी बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी? नदी के बहाव के द्वारा। नदी के द्वारा भूभाग पर जो संरचना, जो भूभाग अलग होता है, तट अलग जो
बनता है वो बनता है वी आकार का। इस बात को जरा समझेंगे। और जबकि हिमस ग्लेशियर के द्वारा जो बनता है इसको यू आकार की घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा कहलाता है सर्क, एक कहलाता है नुनाटक। पैट नास्टर की झील के अंतर्गत आता है। पीड़ मांड झील स्थल या एरिड इसके अंतर्गत आता है। लटकती घाटी इसके अंतर्गत आएगा। हॉर्न आएगा। हिम सोपान इसके अंतर्गत आएगा। फ्योर्ड तट इसके अंतर्गत आएगा। याद रखना, भी डिस्कशन कर रहा हूं, निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप इसके अंतर्गत आएगा। इसमें हिमोड आएगा। अभी हिमोड मतलब हिम के द्वारा जो बन रहे हैं। ड्रमलियन आएगा जिसमें अंडर करंट स्थल कृतियां उल्टी नाव के समान की जो आकृति होती है उसको इसके अंतर्गत बोला जाता है ड्रमलिन। जबकि एस्कर तथा कैम जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे आते हैं। पवन के द्वारा निर्मित स्थल कृतियां जो होती हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जो अपरदनात्मक स्थल स्वरूप के अंतर्गत बनते हैं उनको बात गर्त बोला जाता है, मशरूम रॉक बोला जाता है, यार डांग बोला जाता है, जालीदार शिला बोला जाता है। इसी तरह इंसेल वर्ग बोला जाता है, ज्यूगेन बोला जाता है या ट्राइकांटर के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। जबकि निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप की करेंगे बात किसकी? पवन के द्वारा जो निर्मित होंगे उनको बालू का स्तूप कहा जाता है, बालसन कहा जाता है, लयोस कहा जाता है। लयोस की बात करें तो चीन का लयोस मैदान विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध के तौर पर जाना जाता है, मिट्टी व मैदान के तौर पर। और प्योला के लेपला के नाम से जाना जाता है जो अल्पकालीन झील या सूक्ष्म कणीय संस्तर के अंतर्गत ये आएगा। ठीक, आइए आगे बात को समझते हैं। अब आया आपके सामने पहला प्रश्न, यूपी पीसीएस प्री 2015 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखते हैं जितनी भी अभी हमने आपके साथ करी है चर्चा, इसका सही आंसर कौन देता है। भाई चीसा पानी गार्ज विश्व के किस देश में उपस्थित है? ये कहां पर स्थित है? भारत में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है? तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई चिसा पानी गॉर्ज जो है ये कहां पर है? गॉर्ज किसे कहते हैं ये तो क्लियर होगा कि गॉर्ज किसे कहा जाएगा बेटा? गॉर्ज कहा जाएगा कि नदी का पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो गिरकर जो बनाएगा गड्ढा, उस गड्ढे को बोला जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, करनाली नदी। क्या नाम सुना है? करनाली नदी। करनाली नदी का अगर नाम सुना है तो अब ये देखिए कि करनाली नदी कहां पर है, किस देश के अंतर्गत आती है करनाली नदी। और जिस देश में ये नदी आती है वहीं पर आपका क्या है? चिस्पाना गार्ज बना हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे कि करनाला नदी कहां पर है, करनाली नदी कहां पर है? जल्दी से जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। ये कहां पर बनाती है? नेपाल में। अब जरा समझे भाई, जो नदी है, नदी की अगर हम बात करेंगे तो नदी किस प्रकार का बनाती है? बी आकार की संरचना बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। सॉरी, देखिए इसका सही आंसर है बेटा बी, चिसा पानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण करनाली नदी के द्वारा होता है। महाखंड या वी आकार, तो याद रखेंगे तो नदी जो बनाएगी वो बी आकार की संरचना बनाएगी, जबकि ग्लेशियर जो बनाएंगे वो यू आकार की संरचना बनाएंगे। बिल्कुल, दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही आया, नेपाल। वेरी गुड। ठीक, ये आकार की घाटी एक विशिष्ट रूप है। वी आकार की घाटी की संरचना प्राय कठोर सेल वाले क्षेत्रों में होती है। तो ये भी पॉइंट बना कि वी आकार की जो संरचना है, जो घाटियां बनती हैं, वो कैसे क्षेत्र में बनेंगी? कठोर सेल जो होंगे वहां पर बनेगी। इसका निर्माण नदी उद्गम के पश्चात अपने तीव्र वेग से पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे उतरने के क्रम में होता है। हिमालय के क्षेत्र में सिंधु नदी, सतलज नदी द्वारा गार्ज का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें हमने क्लियर करी कि ये किस प्रकार के सेल पर बनेगा? कठोर सेल पर बनेगा। और ये तो कंफर्म है कि नदी जब ऊपर से नीचे उतरती है तब होता है इसका निर्माण। बिल्कुल सही आंसर बेटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? जल्दी से बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
हांग हो नदी होगी, नील नदी होगी, डैन्यूब नदी होगी या मिसिसिपी नदी होगी? तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर हम ये कह सकते हैं पक्षी के पंजे की आकृति जैसी संरचना बनती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देंगे आंसर कि इसका सही और सटीक आंसर ये रहेगा। जी देखिए, हांग हो नदी, नील नदी, डैन्यूब नदी, मिसिसिपी नदी की चर्चा करेंगे नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो वहीं पर पक्षी के पंजे जैसी संरचना या डेल्टा के आकार की आकृति बनती है। तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी। यूपी पीसीएस प्री 2018 का यह प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा मिसिसिपी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसे श्वेत नील नदी के नाम से जाना जाता है या ब्लू नील नदी के नाम से जाना जाता है। भाई ब्लू नील नदी जो है वो टाना झील से निकलती है, ये याद रखेंगे कि टाना झील से जो नदी निकलती है उसको ब्लू नील नदी कहा जाता है, जबकि श्वेत नील नदी जो है ये आपके विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है, इसको बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए, तो आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आंसर क्या रहेगा इसका, डी, सेकंड का डी। रावत जी का आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर है बिल्कुल डी में मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे जैसी आकृति वाला डेल्टा बनाया जाता है। पंजे की आकृति वाले डेल्टे के निर्माण उन बारीक कणों से होती है जो जल के साथ घोल के रूप में मिलते रहते हैं और चूने की मात्रा अधिक होती है, और इसके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक, निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंध्रहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रविष्ट कर विभाग में बटकर पंजा आकार डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होती है। तो यह बिल्कुल क्लियर है कि यह जो नदी है वो कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी, इसका होगा सही आंसर। जी क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो यूपी पीसीएस प्री 2001 में आपसे पूछा गया। ठीक, देखते हैं सही आंसर कौन देगा। किस नदी के ऊपर से निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थल कृति कणों का कौन सा सही अनुक्रम है? चाप झील, छिप्रिकाय ज्वारंध्रमुख, छिप्रिकाय ज्वारंध्रमुख चाप झील, छिप्रिकाय चाप झील या ज्वारंध्रमुख या ज्वारंध्रमुख चाप झील छिप्रिकाय। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही और सटीक आंसर दीजिए कि इसका सही और सटीक, किसी नदी के ऊपर के निम्न मार्ग की ओर जाने पर स्थल कृतियों के कणों का सही क्रम लगाना है कि सही क्रम कौन सा बैठेगा। जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है थर्ड का दीजिए आंसर बेटा। देव सिंह आंसर दो, रावत सिंह आंसर दो, बाकी सभी लोग आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या हो। दीप सिंह का आंसर आया सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रावत जी का आंसर आया थर्ड का बी, बहुत बढ़िया। देखिए बात को जरा समझें, इसका सही और सटीक आंसर होगा सी, होगा इसका सही आंसर। भाई छिप्रिकाएं, चाप झील और ज्वारंध्रमुख जो होता है ये क्रम होता है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। भाई किसी नदी के ऊपर निम्न मार्गों की ओर, निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले स्थल कृति लक्षणों का सही क्रम जो होगा वो क्या होगा, छिप्रिकाएं होगा, फिर चाप होगा, फिर ज्वारंध्रमुख इसके अंतर्गत आएगा। भाई नदी अपघर्षण, घोलन, सन्निघर्षण या जल गति जैसी क्रियाएं करती हैं। अभी जब मैंने आपके साथ डिस्कशन करा था तो वहां बताया था कि नदियों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो क्रिया, और इस क्रम में ये अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक स्थल कृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। प्रत्येक भाग में चाहे नदी के द्वारा बनाया गया हो या सागर के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या भूभाग के द्वारा जो भी संरचना बनती है वो अपरदनात्मक तौर पर बनेगी और ये निक्षेपात्मक स्थल कृतियों के निर्माण के दायरे में आती है। तो इसका सही आंसर जो हुआ वो आंसर हुआ आपका सी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहां निर्माण होता है, और बिहार पीसीएस प्री 1996 का यह प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है, जल्दी से जवाब देंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सर यहां बनता है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 4 का दीजिए सही और सटीक आंसर कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। जी
तो देखिए विश्व का बृहत्तम डेल्टे की अगर हम करेंगे बात, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है भाई, इधर से गंगा नदी आती है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और दोनों नदी मिलकर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। तो सही आंसर होगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल देखिए सभी का आंसर आया और आंसर भी क्या है, ए आया। बहुत बढ़िया। आइए बुक की खासियत पर आते हैं, वो है आपके सामने व्याख्या, कि व्याख्या क्या कहती है। वे विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित होता है। इस डेल्टा को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसको क्या बोला जाए, गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदर डेल्टा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब भाई इसका क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा जो है पंजाकार है, जबकि अंगुलियाकार डेल्टा के तौर पर इसको जाना जाता है। या तो पंजाकार कह सकते हैं भी 5 उंगलियों के तौर पर, या हम इसको उंगलियों की संरचना के तौर पर बनाया जाता है, इस तरह भी इसको संबोधित किया जाता है। हांगहो नदी का डेल्टा परिव्यक्त डेल्टा के तौर पर जाना जाता है, उदाहरण के तौर पर। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हुआ, क्या हुआ, ए आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। एमपीपीसीएस प्री 2017 का है ये प्रश्न, और देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा बच्चा सबसे पहले देगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो लगता है आपको कि सही नहीं है। ऑप्शन है कैनियन नदी जुगेन वायु के तौर पर है, इंसेल वर्ग हिमनद है, या मोरेन हिमनद है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर कौन सा है जो आपको लगता है गलत। तो कौन सा गलत है जल्दी से बताएंगे। कैनियन क्या नदी है, कैनियन क्या नदी है, जुगेन क्या वायु पवन के तौर पर जानी जाती है, इंसेन वर्ग हिमनद के तौर पर जाना जाता है, या मोरेना हिमनद के तौर पर जाना जाता है। तो जल्दी से दीजिए आंसर। सर इसका आंसर क्या होगा भाई। दीप सिंह का आंसर आया बी, रावत जी का भी आंसर आया बी। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिए भाई, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जितना इस समय है लाइव। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर है इसका सी भाई। इंसेन वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो इंसेन वर्ग हिमनद के तौर पर नहीं जाना जाता। इंसेन वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी भाषा का ये शब्द है, ये क्या है, जर्मन भाषा का है शब्द। तो जर्मन भाषा के शब्द के तौर पर इसको जाना जाता है। तो इसका पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में ध्यान देंगे कि ये नहीं तो दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देना बड़ा जरूरी है। तो सही आंसर है आपका सी। आइए तो बिल्कुल सही आंसर हुआ कि आंसर तो सर इसका सी ही है भाई। दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है, सी मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा इसे भी समझना है, क्योंकि इंसेन वर्ग जर्मन भाषा का है एक शब्द जिसका अर्थ होता है पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत के तौर पर जाना जाता है। तो ये तो क्लियर है कि अगर भविष्य में कोई आपसे पूछे कि इंसेन वर्ग क्या है, तो आप इसको पर्वत के तौर पर याद रख सकते हैं। नया शब्द आपको मिला, ठीक ना कि ना। और जबकि इंसेन वर्ग पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल स्वरूप है। से सभी विकल्प क्या हैं आपके सुमेलित है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संकुचन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। हिमाचल पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। विगत वर्ष के सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी बिंदुओं को लिया गया है इस बुक के अंतर्गत। तो जल्दी से बताएंगे, हिमनद के अंतर्गत आएगा, बहता जल होगा, समुद्री धाराएं होंगी, या पवन क्रिया होगी। आज की क्लास में जब ये टॉपिक करा था शुरू, तो उसी से पहले इसके बारे में विस्तार से की गई थी चर्चा। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है भाई। हिमनद होगा, बहता जल होगा, समुद्री धाराएं होंगी, या होगा आपका पवन के क्रिया। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या। संकुचन, संकुचन शब्द से ही क्लियर हो रहा है, संकुचन शब्द से ही क्लियर हो रहा है। दीप सिंह का आंसर आया ए। सभी लोग आंसर देंगे बेटा कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो देखिए यहां बात को जरा, भाई संकुचन शब्द है तो हिमनद तो होगा नहीं, भाई संकुचन से ही क्लियर हो रहा है कि आंसर क्या होगा, पवन होगा इसका सही और सटीक आंसर होगा क्या आपका डी। तो जरा समझ लीजिए भाई, व्याख्या आख्यान के तौर पर आंसर हो गया डी। भाई संकुचन की प्रक्रिया पवन क्रिया से संबंधित है। अपवहन या संकुचन हवा की क्रिया द्वारा जमीन से ढीले कणों को हटाना होता है। यह हवा में गति घर्षण बल के कारण होती है संपन्न। तो हवा की क्रिया के द्वारा भाई जमीन से जो ढीले कण होते हैं उनको उड़ाकर जो ले जाता है वो इसके अंतर्गत आएगा। बिल्कुल सही आंसर है भाई, किसका आंसर आया, बेहद बढ़िया बेटा, जैक का आंसर है डी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कौन देगा आंसर। यूपी पीसीएस प्री 2018 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का दीजिए आंसर कि सर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में झरनों का होना आम बात है। झरने कहां पाए जाते हैं, भाई सही प्रकार से समृद्ध सेल के अंतर्गत पाए जाएंगे, या अधाशायी सेलों वाले शुष्क क्षेत्र में पाए जाएंगे, या काष्ठ स्थल कृति के अंतर्गत पाए जाएंगे, या तन स्तर के अंतर्गत पाए जाएंगे। नत स्तर के अंतर्गत 1 और 3, 1 3 4, 2 4 या 3 4, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इसका जो आंसर रहना चाहिए वो ऑप्शन कौन सा रहेगा। जी जल्दी से बताइए कि सर ये वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन है बिल्कुल सही। सभी लोग आंसर देंगे कि क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो देखिए बात को जरा समझे भाई, जब झरनों की बात हो रही है तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ शब्द लिखा शुष्क क्षेत्र। तो शुष्क क्षेत्र का तो मतलब बैठता ही नहीं है कि शुष्क क्षेत्र तो होगा ही नहीं जहां झरने होंगे, तो ये तो गलत है। सेकंड तो बिल्कुल है गलत। अब यहां पर जब सेकंड गलत हो गया तो सेकंड में ये भी गया, अब रह गया एक, बी और सी। अब देखिए सही प्रकार से समृद्ध सेल, जो सही तरीके से सेलों का विकास होता है वो इसके अंतर्गत बिल्कुल सही बैठेगा। कस्टर्ड स्थल कृतियां भी इसके अंतर्गत आएंगे और नत स्तर भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा है तो वो आंसर होगा आपका बी। बी है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखिए बात को जरा समझें, आंसर हो गया बी। भाई झरनों का निर्माण सही क्रम से समृद्ध सेलों, कस्टर्ड स्थल कृतियों वाले क्षेत्रों या नत स्थल वाले धरातलीय क्षेत्रों में होता है। झरनों के निर्माण हेतु एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है। भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य बिल्कुल आवश्यक है, ठीक। जैसे सही प्रकार से समृद्ध क्षेत्रों का होना सेल क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में झरनों का विकास अधिक होता है क्योंकि समृद्ध सेल क्षेत्रों में जल टपककर नीचे की ओर नहीं जा पाता और इस कारण ऐसे क्षेत्र झरनों के निर्माण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक। कस्टर्ड स्थल कृतियों वाले क्षेत्रों में नदियां पुनः प्रकट होती हैं जो झरनों के रूप में होती हैं। झरनों का निर्माण तभी संभव होता है जब नदियां तीव्र गति से ऊंचाई से गिरती हैं। इसलिए झरनों के निर्माण हेतु क्षेत्र का नत स्तर होना आवश्यक है, मतलब ऊपर से नीचे। अधशायी सेलों वाले शुष्क क्षेत्रों में झरनों का निर्माण संभव नहीं पाता क्योंकि यहां पर बात बिल्कुल क्लियर, शुष्क क्षेत्र होगा तो जलभाव वाले क्षेत्रों में झरनों का निर्माण संभव नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई शुष्क क्षेत्र होगा तो झरने कहां से उत्पन्न होंगे, ठीक। आइए अब आते हैं वायुमंडलीय या संगठन की बात की जाए कि कितना वायुमंडल में किसकी कितनी मात्रा पाई जाती है। भाई वायुमंडल में बात करें तो इसमें 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, भारी गैस और हल्की गैस। ये आप याद जरूर करेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पृथ्वी पर भारी गैस कौन सी है, हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। और फिर वो डिपेंड करता है ऑप्शन के अनुसार के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि किसका परसेंटेज, किसका लेवल कितना है। जैसे भाई नाइट्रोजन की बात करें तो 78.08% के तौर पर पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% के तौर पर ये यहां पर आएगी, जबकि
ऑर्गन की बात करें तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.036% के अंतर्गत आती है। अगर इनको और डिवाइड किया जाए तो यहां पर देखेंगे कि ये जो गैस है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया जाए तो ये 99.03% के तौर पर आपके वायुमंडलीय संगठन के स्तर में पाई जाती हैं। बाकी सभी गैसें इसके अंतर्गत आएंगी और बाकी जो भाग बचा उसको अगर हम इनको अगर सम्मिलित तौर पर तीनों को सम्मिलित तौर पर रख लिया जाए तो इनका परसेंटेज लगभग ये बैठता है। जबकि ये सभी गैसें किसके अंतर्गत आएंगी? बाहरी गैसों के दायरे में आती हैं। जबकि हल्की गैसों में बात करेंगे तो नियोन आएगा। नियोन कितना है? 0.02%। जबकि हीलियम की बात करेंगे 0.005% होगा। क्रिप्टन की बात करेंगे 0.001%। जियोनॉन की बात करेंगे 0.0009% और आपका हाइड्रोजन की बात करेंगे 0.0005% के अंतर्गत आए। इन तीन गैसों का अगर परसेंटेज कंबाइंड तौर पर देखा जाए तो 0.00364% के अंतर्गत आता है। तो ये आंकड़े जरूर याद रखेंगे, इन आंकड़ों की बहुत आवश्यकता है। और मैं पुनः बता दूं कि अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस नोट्स के लिए मार्केट से आप ये अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल आईएएस एवं राज्य पीसीएस 250 प्लस प्रश्न इसके अंतर्गत दिए गए हैं। भूगोल एवं भारत के विश्व के भूगोल के सभी प्रश्न, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी कुछ इस बुक के अंतर्गत मिलेगा। ये बुक आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या अपने नजदीक के बुक स्टोर से भी इस बुक को आप ऑर्डर करके या जाकर लेके आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत को, आगे लेके चलते हैं। अब यहां पर देखें, धूल कण की बात करें, धूल कण या जल वाष्प की बात करें तो जल वाष्प बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 0 से 4% जो वायुमंडल में भाग पाया जाता है वो जल वाष्प के तौर पर पाया जाता है। लेकिन धूल कण की बात करें तो उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में इसकी मात्रा क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। अब उपोष्ण और शीतोष्ण क्या होता है, आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे कि उपोष्ण भाग पृथ्वी का कौन सा होगा। भाई उपोष्ण शॉर्टकट में अगर हम बात को समझें तो पृथ्वी पर अगर ये भाग जो है 0°% तो 23.5% से लेकर 45% का जो भाग है ये वाला भाग शीतोष्ण कहलाता है और ये वाला भाग जो है ये उपोष्ण के तौर पर जाना जाता है। यहां बात को समझेंगे, ऊपर का जो परसेंटेज है वो पूरी तरह से शीतोष्ण के अंतर्गत आ जाता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे कोहरा, धुंध आदि में ये क्या होता है? सहायक होता है। कौन सहायक होता है? धूल कण। जबकि जल वाष्प की बात करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 0 से 4% तक होता है और ये एग्जाम में बहुत हाई मात्रा में पूछा जाता है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जल वाष्प क्या होती है? संभावना बनी रहती है कि इस भाग पर जल वाष्प बना होगा और ये पूरे भाग का कितना होता है? 90% के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य भूमिका के तौर पर बात करें तो बादल का बनना, हिम का बनना, तुषार का बनना, जल वृष्टि का होना, ओस का बनना, ओला का सृजन करना, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पृथ्वी पर अगर हम कहें कि आपके बादल में, हिम में, तुषार में, जल वृष्टि में, ओस में, ओला के सृजन में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो मुख्य भूमिका किसकी होती है? आपके जल वाष्प की अधिकतम मात्रा में अधिक विशेषता होती है। वायुमंडल में समस्त जल मंडल का 0.001% भाग होता है और जल वाष्प कहां रहता है? इसमें सुरक्षित तौर पर रहता है। ठीक, और अगले बात पर आते हैं। अब आया पहला प्रश्न, बिहार पीसीएस प्री 2001 का ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है, जलकण कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है या आपका जलमंडल कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे कि इस भाग को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या? पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है, गैस और के समूह को क्या कहा जाता है? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल? तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। जल्दी से दीजिए आंसर। भाई दीप सिंह का आंसर आया सर, फर्स्ट का सी आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर है दीप सिंह, इसका सही आंसर होगा। भाई पृथ्वी के चारों ओर गैसों के जो समूह होता है उसी को बोला जाता है वायुमंडल। और वायुमंडल में ही हमने भी चर्चा करी कि किस परसेंटेज की कितनी मात्रा इसके अंतर्गत आती है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है?
वायुमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। जबकि वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण भाग है, और वो कौन कौन से भाग हैं जिनकी चर्चा देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ करी है कि किसमें कितनी कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, भारी गैस कौन सी है, हल्की गैस कौन सी है, और उनका परसेंटेज जरूर याद रखेंगे। तो ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑर्गन आदि गैसें क्या होती हैं इसमें विद्यमान होती हैं। और गैसों के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं आदि भी पाए जाते हैं। जो वातावरण के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प आपके नमी के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। भाई धरातल पर अगर हम बात करें तो जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका, वायुमंडल का। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर अवस्थित है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो किसकी वजह से है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो क्या उसके चारों ओर विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हुआ सी, हुआ बिल्कुल सही आंसर। और देखिए दीप सिंह का आंसर आया सी, रावत जी का आंसर आया सी। बहुत बढ़िया बेटा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है। यूपीआरओ 2014 का प्रश्न है। अभी मैंने आपके सामने डिस्कशन करा था कि किसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जरा बताइए इसमें किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा पाई जाती है। जल्दी से आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या है। जी जल्दी से आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। भाई वायुमंडल में गैस की अगर हम बात करेंगे तो गैस में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% कह सकते हैं, या 20.95% के आसपास ये पाई जाती है। आंसर आ गया आपका, दीप सिंह का आंसर आ गया नाइट्रोजन, सॉरी सर सेकंड का बी देखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही बात करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आया कि सर नाइट्रोजन होगा इसका सही आंसर, जो लगभग 78% के तौर पर पाई जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 78%। बिल्कुल दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही है, रावत जी का भी आंसर सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया इसका। क्या आंसर हुआ इसका, बी। देखिए भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की बात करें तो 78% का प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत आता है। यह वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। लेग्यूनियस कुक के पौधे, शैवाल आदि के प्रस्तावित या वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस का मृदा में स्थिरीकरण करती है। तो इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस गैस की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति आदि, प्रकाश के परावर्तन का आभास, या वायुमंडल में गैसीय संगठन में अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% है, जो 90.9% के अंतर्गत आता है पूरे वायुमंडल का। अगर देखा जाए मात्रा क्या है, विद्यमान है, जो वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई में नग्न हो जाती है। कि जलमंडल से, स्थल मंडल से अगर हम 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वो जहां का क्या हो जाती है, लगभग नग्न मतलब खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो बहुत कम पाई जाती है, जिसका परसेंटेज लगभग इतना होता है। तो यहाँ पर आप जो आपका आंसर हुआ वो आंसर क्या है आपका, बी है, बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित नोवल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। यूपीपीसीएस प्री 2005 का ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती, हीलियम होगी, ऑर्गन होगी, रेडॉन गैस होगी, या नियॉन गैस होगी। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न। जी जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी बेटा जल्दी से आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या है। जी सी रेड ऑन गैस, बिल्कुल सही आंसर।
कि रेडॉन गैस होगा, क्योंकि ये भूकंप के लिए उत्तरदायी है। हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि जहां भूकंप आने की संभावना बनती है, जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां पर इसकी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे मानव महसूस नहीं कर सकता, पशु पक्षी इसको महसूस या मवेशी इसको महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर। भाई रेडॉन नॉवल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि रेडॉन एक निष्क्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी उत्सर्जन थोरियम यूरेनियम के उत्सर्जन के दौरान क्या होती है मुक्त। और इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन गैस है, अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। ये सभी अक्रिय गैस हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, से याद रखेंगे। इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर हुआ आपका रेडॉन गैस। रेडॉन गैस होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक, अब आप बेटा क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात को जरा समझें कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे अभी अभी क्लास के साथ जुड़े हैं वो याद रखें, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अरियम कि ये बुक है, इस बुक के द्वारा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो भी आपको मैटर जो भी चाहिए वो आपको इस बुक के अंतर्गत मिल जाएगा। तो इस बुक को नजदीक के बुक स्टोर से जाकर आप इसको जरूर खरीदें, अपने पास रखें, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो बेहतर तरीके से और समझना चाहें, क्योंकि इस बुक की खासियत एक नॉलेज प्लस के नाम से बहुत बेहतरीन एक बिंदु दिया हुआ है बुक के अंदर, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर और प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी बातें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं फिर से। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे, अपने साथियों को बताएंगे और अपने विचार रखते हुए क्लास को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।